हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पूनम कुमावत। और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि पोलन ट्यूब की जो एंट्री है वो ओव्यूल में किस तरीके से हो रही है। तो हमने देखा था प्रोगैमी, चेलेजोगैमी और मीजोगैमी के थ्रू ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब क्या करता है, एंटर करता है। और आज हम लोग देखेंगे कि वो पोलन ट्यूब ओव्यूल के बाद किस में एंटर करता है, एम्ब्रियो सैक में एंटर करता है, जिसके अंदर हम लोगों को डायग्राम अगर एम्ब्रियो सैक का हम लोगों ने ड्रॉ किया था, जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रही थी, 3 तो एंटीपोडल सेल्स थी, ठीक है, एंटीपोडल सेल, ठीक है। और इसके अंदर हमें 2 पोलर न्यूक्लियाइज देखने को मिल रहे थे इस तरीके से, ये होते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और इसके अलावा एक एग सेल थी, ठीक है, और एग सेल के दोनों तरफ 2 सिनर्गिड सेल्स थी, ठीक है, ये थी सिनर्गिड सेल्स, ठीक है। और इसके अलावा वहाँ पे हमें फिलीफॉर्म एपरेटस की भी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सामने एक फीमेल गैमेटोफाइट जो है देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ओव्यूल में चाहे एंट्री कहीं से भी हो रही हो, लेकिन हमें ये देखना है कि जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब की एंट्री जो एम्ब्रियो सैक है इसके अंदर किस तरीके से हो रही है। तो पोलन ट्यूब में वो कहीं से ही एंटर करे, मतलब ओव्यूल के अंदर जो पोलन ट्यूब है वो किधर से ही आए, चाहे प्रोगैमी से आए यानी कि माइक्रोपाइल रीजन से आए, चाहे चैलेजा पार्ट से आए, चाहे इंटेग्यूमेंट से आए, ठीक है, किधर से भी एंट्री करे, मोस्टली तो प्रोगैमी हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा अगर जो ओव्यूल में पोलन ट्यूब किधर से ही आए, लेकिन यहाँ पे यानी कि जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में जो पोलन ट्यूब की एंट्री होती है वो हमेशा एग एपेरेटस रीजन से ही हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये जो रीजन होता है इसको हम एग एपेरेटस बोलते हैं, और इसके अंदर पोलन ट्यूब अपने साथ 2 मेल गैमेट को भी कैरी कर रही होती है। तो ओवरऑल एग एपेरेटस की बात करें तो एग सेल और सिनर्गिड सेल इन दोनों को मिला दें तो हमारे सामने क्या बनता है, एग एपरेचर, ठीक है। तो पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में कहाँ से एंटर करता है, तो हमारा आंसर होता है कि पोलन ट्यूब जो होती है वो ओव्यूल में किसी भी रास्ते से एंटर करे, बट इनसाइड एम्ब्रियो सैक it enters only through the egg apparatus, egg apparatus, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो कहीं से भी एंटर करे लेकिन इसमें एग एपरेटस से ही अंदर आएगी, ठीक है। तो आफ्टर द एंट्रेंस इनसाइड द ओव्यूल इट ग्रो टूवर्ड द एग एपरेटस। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो उसको मतलब पोलन ट्यूब को पता कैसे चलेगा कि जो एग एपरेटर रीजन यहाँ पे है, तो उसका आंसर आता है सिनर्गिड सेल्स, ठीक है। तो ओवरऑल एग एपरेटस की तरफ जो पोलन ट्यूब ग्रो करती है यानी कि इट ग्रो टूवर्ड द एग एपरेटस जस्ट बिकॉज द सिनर्गिड सेल्स, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि पोलन ट्यूब grows towards the egg apparatus because जो सिनर्गिड सेल्स होती हैं वो एक स्पेसिफिक केमिकल रिलीज करती हैं, secrete the chemicals, ठीक है, जो क्या करते हैं विद हेल्प ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस के साथ मिलके, ठीक है, विच अट्रैक्ट the
pollen tube and guide the pollen tube। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि pollen tube जो ग्रो करती है किसकी तरफ, एग एपरेटस की तरफ। क्यों? क्योंकि सिनर्गिड जो होती है फिलीफॉर्म एपरेटस के साथ मिलकर कुछ केमिकल को क्या करती है, रिलीज करती है, और ये जो केमिकल्स होते हैं वो उस पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं और गाइड करते हैं, ठीक है, ताकि वो उसके अंदर एंटर कर सके, एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर सके। तो यहाँ पे हम बोलें तो बोल सकते हैं कि जो पोलन ट्यूब होती है उसका एग एपरेटस की तरफ मूवमेंट, तो यहाँ पे जो पोलन ट्यूब होती है वो किस तरीके का मूवमेंट शो कर रही है, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट वो क्या कर रही होती है, शो कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मूवमेंट की बात चल रही है तो केमिकल की प्रेजेंस से हो रहा है, तो यहाँ पे कीमोट्रॉपिक मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ओवरऑल पोलन ट्यूब जो है ओवरी में किस तरीके का मूवमेंट करती है, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, any one synergid start degenerating when the pollen tube comes near the egg apparatus। जैसे जैसे pollen tube egg apparatus के पास आती जाएगी, ठीक है, तो हमें जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से देखने को मिलेगी। मान लीजिए ये egg apparatus है, ठीक है, और हमारे सामने दो pollen synergid cells है, तो आप देखोगे synergid cells धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, डिजनरेट होने लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखोगे कि जो सिनर्गिड सेल्स हैं, ये जो सिनर्गिड सेल्स हैं वो क्या हो रही हैं, डिजनरेट हो रही हैं, यानी कि सिनर्गिड सेल्स स्टार्ट डिजनरेटिंग when pollen tube comes near the egg apparatus। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे जो पोलन ट्यूब है इसके पास आती हुई जाएगी, ठीक है, वैसे वैसे हमें क्या देखने को मिलेगा, जो सिनर्गिड सेल्स है और ऊपर जो एंटीपोडल सेल्स है ये भी धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगी, एंटीपोडल सेल्स के अंदर भी डिजनरेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे ही पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगी तो यहाँ पे सिनर्गिड सेल्स और एंटीपोडल सेल्स दोनों ही, यानी कि यहाँ पे डिजनरेशन किसमें होने लग रहा है, एंटीपोडल में भी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब पोलन ट्यूब एंटर करता है एम्ब्रियो सैक में तो यहाँ पे किसको डिजनरेट करते हुए जाता है, सिनर्गिड को डिजनरेट करता है। जैसे ही पोलन ट्यूब की टिप एंटर करती है एम्ब्रियो सैक में तो जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो भी डिजनरेट हो जाता है। तो डिजनरेटिंग की बात चल रही है तो हमें डायग्रामेटिकली देखें तो मान लीजिए ये हमारे पास एम्ब्रियो सैक है और ये हमने बना दी पोलन टिप। ठीक है, तो पोलन टिप जैसे ही यहाँ एंटर करता है किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक में, ये क्या है, टिप ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, और पोलन ट्यूब के टिप में आपको पता है यहाँ पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था और इस न्यूक्लियस को हम क्या बोल रहे थे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, तो जैसे ही ये टिप है पोलन ट्यूब की एंटर करती है एम्ब्रियो सैक में तो वैसे ही ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो क्या होने लग जाएगा, डिजनरेट। ठीक है, व्हेन टिप ऑफ पोलन ट्यूब enters into embryo sac। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कौन कौन डिजनरेट हो रहा है। यहाँ पे एक तो धीरे धीरे ही, एक तो जो सिनर्गिड सेल्स है उनमें डिजनरेशन हमें देखने को मिल रहा है, एग तो एज इट इज प्रेजेंट होता है। ठीक है,
अब एग एपेरेटस रीजन की बात चल रही है तो मैं स्पेसिफिक उसी को ही लेके आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो यानी कि इतना जो हमारे पास रीजन आता है वो क्या था, एग एपरेचर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि जो टिप होती है पोलन ट्यूब की वो स्वेलर हो जाएगी और ब्रस्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे स्वेलिंग वो मतलब फूल के ब्रस्ट हो जाएगी आफ्टर रीचिंग इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, यानी कि जो पोलन ट्यूब टिप है वो क्या हो जाएगी, स्वेल्स हो जाएंगी एंड क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर रीचिंग इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अब क्या होगा, जो पोलन ट्यूब जो रिलीज करेगी वहाँ पे ऑल कंटेंट इंक्लूडिंग बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है, जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जिससे कि आप देखोगे कि यहाँ पे द डिजेनरेटिंग सिनरगेड ऑफ एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ मेल और फीमेल गैमेट फिर यहाँ पे क्या किए जाएंगे, रिलीज किए जाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगी उसके अंदर किस तरीके से ये स्ट्रक्चर हमें सामने आएगी। देखो, अगर हम पोलन ट्यूब की एंट्री करवा रहे हैं, मान लीजिए ये पोलन ट्यूब है और पोलन ट्यूब का जो न्यूक्लियस है वो भी डिजनरेट हो चुका है, और प्लस इस तरीके से अपर पार्ट क्या हो गया, ब्रस्ट हो गया। तो हमें यहाँ पे डिजनरेशन कंप्लीटली देखने को मिलेगा सिनरगिड में। तो यहाँ पे एक तो क्या बचा है हमारे सामने, एग बचा है, और ऊपर से जो एंटीपोडल सेल्स हैं ये भी क्या हो चुकी हैं, डिजनरेटिंग हो चुकी है। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे सामने क्या प्रेजेंट होंगे, जो दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। साथ ही यहाँ पे क्या होता है कि पोलन ट्यूब जो रिलीज करेगी अपने अंदर जो भी उसके अंदर मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो आपको पता है यहाँ पे वो अपने दो मेल गैमेट्स यानी कि 2 मेल गैमेट्स वो क्या करेगी, रिलीज करेगी, किसके अंदर, इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से जब यहाँ पे सिनर्गिड सेल्स डिजनरेट होगी तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि ऐसे डार्क ग्रैन्यूल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। यानी कि जब ये सिनर्गिड सेल्स जब डिजनरेट हो जाती है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यानी कि 2 डार्क granules appear in the region of degenerating synergid, ठीक है। और ये जो डार्क ग्रेन्यूल्स हैं ये किस नाम से जानते हैं, दे नॉन एज डार्क ग्रेन्यूल्स। इनको हम डार्क ग्रेन्यूल्स या फिर आप बोल सकते हैं इनको हम एक्स बॉडीज के नाम से जानते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एम्ब्रियो सैक में कितने एक्स बॉडीज बनती हैं, 2 एक्स बॉडीज का फॉर्मेशन होता है जो कि सिनर्गिड सेल्स के डीजनरेशन से बनती है। यानी कि जब सेल डीजनरेट हो जाती है तो जो न्यूक्लियस वाला रीजन है ना वो एज अ डार्क ग्रेन्यूल्स देखने में आता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्स बॉडी की अपीयरेंस बोली जाती है, ठीक है। तो एक्स बॉडी बेसिकली क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। एक्स बॉडी को हम बोल सकते हैं कि ये क्या होते हैं, सिनर्गिड सेल्स के क्या होते हैं, न्यूक्लियस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप देखोगे तो यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स थी, ठीक है, वो भी क्या होगी, डिजनरेट, यानी कि एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल्स भी क्या होगी, डिजनरेट, ठीक है। और प्लस यहाँ पे आप देखोगे कि जो सिनर्गिड सेल्स थी वो भी डिजनरेट हो चुकी है। तो ओवरऑल एम्ब्रियो सैक में क्या बचे हैं, एम्ब्रियो सैक में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 तो क्या बचे हुए हैं, पोलर न्यूक्लियाई,
ठीक है, और एक क्या बचा हुआ है, एग। इसको छोड़ के यानी कि इन दोनों को छोड़ दो तो बाकी की चीजें एम्ब्रियो सैक में क्या हो चुकी है, डीजेनरेट हो रही है, और प्लस यहाँ पे क्या बचे हुए हैं, 2 मेल गैमेट। इस तरह की स्ट्रक्चर हमारे सामने एम्ब्रियो सैक के अंदर देखने को मिलती है। अब हमें क्या दिखाना है कि अब एम्ब्रियो सैक में ओवरऑल क्या चीज है। देखो एम्ब्रियो सैक में क्या क्या चीजें आ गई। एम्ब्रियो सैक में डिजेनरेशन के बाद एक तो बचा है एग, ठीक है, दूसरे बचे हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, और तीसरे बचे हैं 2 मेल गैमीट, ठीक है। इतना कुछ एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे एग जो है वो फीमेल गैमीट है और मेल गैमीट आ गए, तो यहाँ पे अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। और जब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है तो वहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होती है, उसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि अब हम स्टडी करने वाले हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो क्या है ये डबल फर्टिलाइजेशन और गैमेट फ्यूजन की फिनोमिना, वो हम अभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली पोलर न्यूक्लियस जो कि सेंट्रल सेल में आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं और एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है, जिसको सेकेंडरी या ये डिफाइनेटिव न्यूक्लियस बोला जाता है। देखो तो पहला जो स्टेप यहाँ पे क्या होगा कि जो दोनों पोलर न्यूक्लियस थे ना, ठीक है, ये भी क्या था N और ये भी N, तो ये क्या थे 2 पोलर न्यूक्लियाई ऑफ द सेंट्रल सेल, ये आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज्ड होंगे, ठीक है। और फ्यूज्ड होके क्या फॉर्म करेंगे, डिप्लॉयड न्यूक्लियस, क्या बनाएंगे, डिप्लॉयड न्यूक्लियस, जिसको आप क्या बोल सकते हो, सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको एक और नाम दे सकते हो, डिफाइनेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होके एक बड़ा सा 2n न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह का स्टेप होने के बाद में फिर हमारे पास जो सेकेंड स्टेप आता है डबल फर्टिलाइजेशन में, वो क्या देखने को मिला, यानी कि अगर हम एम्ब्रियो सैक की बात करें तो एम्ब्रियो सैक में क्या है, अभी ये मान लो क्या है, एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर एक तो क्या बना हुआ है, बड़ा सा क्या बना है, डिप्लॉयड या सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके अलावा वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट है वहाँ पे एग, ठीक है, जो कि हैप्लॉइड है, और इसकी प्लॉइडी क्या है, 2n है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है 2 मेल गैमेट, ये क्या है, 2 मेल गैमेट। इस तरह की स्ट्रक्चर हमें एम्ब्रियो सैक के अंदर अभी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये आपस में क्या होंगे, फ्यूजन होंगे, ठीक है। तो फ्यूजन यहाँ पे किस तरीके से होगा, देखो पहला जो फ्यूजन हमें देखने को मिल रहा है वहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूजन करेंगे, यानी कि आगे जो नेक्स्ट फिनोमिना होगी, यानी कि थर्ड फिनोमिना हम लोग देखते हैं। फर्स्ट फिनोमिना में तो क्या हो रहा है कि जो दोनों न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो गए, ठीक है, और यहाँ देखने को मिले थर्ड नहीं, ये हमारी सेकंड फिनोमिना में चल रही है। सेकंड फिनोमिना के अंदर हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे अब जो फ्यूजन होगा वो फर्स्ट पार्ट क्या होगा कि एक तो एग और प्लस एक मेल गैमेट, ठीक है, ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है,
ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी कि वन मेल गैमेट फर्टिलाइज करेगा एग सेल को और फॉर्म करेगा। जब ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, एक जायगोट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि 2n जायगोट का फॉर्मेशन होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या होता है कि आउट ऑफ 2 वन मेल गैमेट fertilize the egg cell to form a diploid zygote। क्या बनाएगा, डिप्लॉयड जायगोट बनाएगा, ठीक है। और इस तरह की जो ये फिनोमिना है, यानी कि ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम किस नाम से जानते हैं, इस फिनोमिना को बोला जाता है सिनगैमी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी, ठीक है। बेसिकली जो सिनगैमी होती है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी ही क्या कहलाती है, ट्रू फर्टिलाइजेशन, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन। तो हमारा नेक्स्ट जो नीट का क्वेश्चन है वो यहीं से है कि जो ट्रू फर्टिलाइजेशन है इसकी डिस्कवरी किसने की। तो ट्रू फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर, स्ट्रासबर्गर ने की थी। इन एक प्लांट है मोनोट्रोपा, मोनोट्रोपा के अंदर इन्होंने, स्ट्रासबर्गर ने ट्रू फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया। तो ट्रू फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच मेल गैमेट फर्टिलाइज द एग सेल टू फॉर्म डिप्लॉयड जायगोट, राइट। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन। तो पहला पॉइंट तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, सेकेंड स्टेप के अंदर सिनगैमी, ठीक है। सिनगैमी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने आता है बी पॉइंट, पहला तो क्या हो गया यहाँ पे सिनगैमी, और अब हमें देखने को मिल रहा है कि सेकंड जो मेल गैमेट है, सेकंड मेल गैमेट, ठीक है, प्लस यहाँ पे जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस था जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो है हैप्लॉइड और ये है 2n डिप्लॉयड। अब ये आपस में क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे, और ये आपस में फ्यूज करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, ये दोनों फ्यूज करेंगे, एक 3n स्ट्रक्चर बनेगी। और इस 3n स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है एंडोस्पर्म, या फिर इसको हम बोलेंगे एंडोस्पर्म ना बोल के हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं PEN। एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा ना, यहाँ पे 3n न्यूक्लियस बनेगा जिसका फुल फॉर्म होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, PEN, इसकी फुल फॉर्म आपके एनसीईआरटी में दी हुई जो पूछी जाती है। और ये जो फिनोमिना है जिसके अंदर इस तरीके के मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होके और क्या बन रहा है, PEN का फॉर्मेशन होता है, इस फिनोमिना को किस नाम से जाना जाता है, इस फिनोमिना को ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ पे एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन रही है PEN के नाम से, और इस पूरी की पूरी फिनोमिना को हम ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डबल फर्टिलाइजेशन जो है इसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही है, अगर हम देखें डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन में हमारे सामने दो चीजें आ रही हैं। एक तो क्या हो रहा है, सिनगैमी, प्लस एक क्या आ रहा है, ट्रिपल
फ्यूज़न, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हमारे लिए एक नई स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक नई प्रोसेस बनती है जिसको हम बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन हम बोल सकते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन की फिनोमिना है वो कितनी बार हो रही है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस कितनी बार हो रही है यहाँ पे, 2 बार, ट्वाइस एट ए टाइम, ठीक है, इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, क्योंकि हम यहाँ पे जो पूरी की पूरी स्टडी कर रहे हैं वो एंजियोस्पर्म में कर रहे हैं, तो बेसिकली एक चीज़ क्लियर होगी कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो एक यूनिक फीचर है किसका, एंजियोस्पर्म का। तो डबल फर्टिलाइजेशन की अगर हम डिस्कवरी की बात करें कि डबल फर्टिलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया, तो डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नवाश्चिन। जो हमारे पास नाम आता है वो आता है नवाश्चिन, ठीक है। किसके अंदर किया था, इन एक प्लांट था, 2 प्लांट पे बेसिकली उन्होंने स्टडी किया था, इन लीलियम एंड फ्राइटिलियम टिलेरिया प्लांट्स, ठीक है। तो इन प्लांट्स के ऊपर बेसिकली इन्होंने स्टडी किया था नवाश्चिन ने, और डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी का टोटली क्रेडिट किसको जा रहा है, नवाश्चिन को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एंजियोस्पर्म का, और डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर अगर हम देखें टोटल जो फिनोमिना है 2 कंप्लीट होते हैं, एक तो सिनगेमी और एक फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं जो कि आपके एनसीईआरटी का स्टेटमेंट भी है, और वो स्टेटमेंट ये है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन इज अ स्पेसिफिक, या फिर हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, एंजियोस्पर्म का। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है जिसके अंदर सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन होता है, ये क्या है, एक यूनिवर्सल कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि इस इवेंट में, यानी कि जो डबल फर्टिलाइजेशन का इवेंट है, डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट की अगर हम बात करें, इवेंट, तो डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट में अगर आपसे पूछा जाए टोटल कितने न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं, ये तो हमें पता चल गया कि डबल फर्टिलाइजेशन जो है बेसिकली आप बोल सकते हो एक यूनिक इवेंट है किसका, ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का, ठीक है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही हमें ये डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो कितने न्यूक्लियस अगर आपसे पूछा जाए पार्टिसिपेट करते हैं, तो आंसर आएगा 5 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजेशन। सही है या गलत आप खुद से चेक करो तो आपको आंसर मिलेगा। तो बेसिकली 5 न्यूक्लियाई के अंदर 3 तो क्या होते हैं, गैमेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, प्लस, ठीक है, अगर हम देखें टोटल, अगर देखें 5 तो न्यूक्लियाई और टोटल 3 जो गैमेट्स हैं वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट, ठीक है। 5 न्यूक्लियाई का मतलब क्या हुआ, 5 न्यूक्लियाई कैसे, तो 5 न्यूक्लियाई मैं आपको बताऊं तो 2 तो क्या थे, पोलर न्यूक्लियाई थे, ठीक है, ठीक, 2 तो ये हो गए, प्लस 1 एग प्लस 2 मेल गैमेट, ये न्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर आप देखो तो टोटल कितने हो गए, 3 और 2 5, तो 5 तो क्या है,
न्यूक्लियाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्लस अगर हम गैमीट्स की बात करें तो कितने गैमीट्स अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो गैमीट्स के अंदर हम देखें तो 3 गैमीट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें से एक तो क्या था, एग गैमीट था, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 2 मेल गैमीट क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो इजिकल टू टोटल कितने गैमीट, 3 गैमीट्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं किसके अंदर, डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट में। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियाई और कितने गैमेट का रेशो रहता है, तो 5:3 आंसर आता है, जो कि आंसर निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि उनको ये चीज़ समझ में ही नहीं आ रही होती कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपकी एनसीईआरटी का, जिसके अंदर लिखा है 5 न्यूक्लियाई एंड 3 गैमीट्स पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसके अंदर आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट पूछा जाए कि जो डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट है इसका रिजल्ट हमारे सामने क्या आता है, तो रिजल्ट हमारे सामने क्लियर है। एक तो जाइगोट फॉर्म होता है बाय ट्रू फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और एक क्या बनता है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है बाय ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो आप देखोगे यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में हमारे सामने आता है रिजल्ट्स। तो 2 चीज़ें आती हैं रिजल्ट्स में। जो पहला रिजल्ट आता है वो आता है, क्या बनेगा, जाइगोट। 2n क्या बनता है, जाइगोट बनता है बाय कौन सी फिनोमिना, सिनगेमी के थ्रू। और दूसरा जो रिजल्ट है वो क्या बनता है यहाँ पे, ट्रिप्लोइड 3n PEN, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म होता है किसके थ्रू, बाय ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू, राइट। तो यहाँ पे आगे की जो फिनोमिना है वो अगर हम देखें तो क्या होता है, आगे आप देखोगे कि जब फर्टिलाइजेशन बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में देखोगे कि जाइगोट तो फिर आगे किस में डेवलप होगा, जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, ठीक है। जाइगोट तो किस में, यहाँ पे डेवलप होता है एम्ब्रियो में। वहीं PEN डेवलप्स किसके अंदर, PEN डेवलप्स होगा आगे एंडोस्पर्म में, एंडोस्पर्म का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो एंडोस्पर्म बेसिकली क्या होते हैं, ये नरिशमेंट टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ग्रोइंग एम्ब्रियो को। तो बेसिकली यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है वो क्या करते हैं, जो एंडोस्पर्म होता है इसका यूज किया जाता है, यूज एज ए न्यूट्रिशन, एंडोस्पर्म यूज्ड एज ए न्यूट्रिशन for growing embryo, right। तो that is a very very important। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो एंटीपोडल सेल्स थी और सिनर्गिड सेल्स थी वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। तो एक्चुअली उनका काम क्या था, ठीक है, सिनर्गिड का हमें पता है कि वो केमिकल रिलीज कर रही थी और पोलन ट्यूब की एंट्री के लिए वो रिस्पॉन्सिबल थी, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है कि जो एंटीपोडल सेल्स थी वो क्या कर रही थी, तो यहाँ पे एंटीपोडल और सिनर्गिड सेल्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं, वो थी जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक, वैसे तो सिनर्गिड का दो काम हो गए यहाँ पे, एक तो पोलन ट्यूब को गाइड करती है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, इसके अलावा जो एंटीपोडल और एंटीपोडल सेल्स होती हैं, कितनी सेल्स थी, 3 सेल्स होती हैं ये, और जो रिमेनिंग सिनर्गिड सेल्स थी ये कितनी होती हैं, 2, ये डीजनरेट होती हैं आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद से पहले ही क्या हो जाती है, एट दिस टाइम जाइगोट obtain food from degenerating synergid cells, synergid and antipodal cell। ठीक है, तो देखो जाइगोट को अगर हम देखें तो जाइगोट को तो नरिशमेंट यहाँ पे कौन दे रहा है, डीजनरेटिंग और सिनर्गिड सेल्स और एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, और वहीं अगर एम्ब्रियो बन गया तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट कौन दे रहा है यहाँ पे, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म किसको नरिश करता है, एम्ब्रियो को। ठीक है, तो यहाँ पे जाइगोट और एम्ब्रियो दोनों के ही नरिशमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट ये भी है, एक्स्ट्रा पॉइंट है वैसे तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट जो कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर आप देखो तो फर्टिलाइजेशन के फिनोमिना में जो मेल गैमेट होते हैं वो कैसे थे, नॉन मोटाइल गैमेट थे। ठीक है, और वो फीमेल गैमेट के थ्रू किस तरीके से पहुंच रहे, पोलन ट्यूब के थ्रू। ठीक है, तो ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर मेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को सिफेनोगैमी के नाम से जाना जाता है। तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है तो मैं बता दूं, फर्टिलाइजेशन की बात चल रही है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में बेसिकली अगर हम देखे जाए मेल गैमेट की बात करें, स्पेसिफिक फीमेल गैमेट तो हमेशा ही क्या रहता है, नॉन मोटाइल होता है। तो अगर मेल गैमेट नॉन मोटाइल है, ठीक है, नॉन मोटाइल ही था क्योंकि ये किसके थ्रू जा रहा है, ये मेल गैमेट के पास विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब जा रहा है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि जो नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं, नॉन मोटाइल अगर मेल गैमेट है तो दे आर कैरिड बाय पोलन ट्यूब। ठीक है, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम किस नाम से जानते हैं, सिफोनोगैमी। ये आपने क्लास 11th के अंदर जब आपने प्लांट किंगडम जब पढ़ा था तब ये चीज़ें आपके सामने आई थी, जहाँ पे एक तो जो सिफेनोगैमी था फर्टिलाइजेशन, और अगर मोटाइल जो गैमेट होते हैं और वो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे जूनोगैमी हम वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिफेनोगैमी का मतलब समझ में आ गया। यहाँ पे सिफेनोगैमी फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म या डबल फर्टिलाइजेशन में देखा जाता है। और दूसरा केस क्या था, अगर मेल गैमेट कैसे हो, मोटाइल हो, तो मोटाइल होंगे दैट मीन उनके अंदर क्या है, मोटिलिटी के लिए फ्लैजिला की क्या होगी, प्रेजेंस होगी। और ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, जूनोगैमी। ठीक है, तो ओवरऑल हमें तो यहाँ पे देखना है कि सिफेनोगैमी कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेल गैमेट एंजियोस्पर्म में क्या है, नॉन मेटाइल देखने को मिलता है। ठीक है, वैसे तो ये जिम्नोस्पर्म के अंदर जो लोअर जिम्नोस्पर्म से उनके अंदर जो एनोगैमी यानी कि मोटाइल मेल गैमेट थे, और यहाँ पे फीमेल जो एंजियोस्पर्म या हायर जिम्नोस्पर्म की बात करें तो वहाँ पे सिफेनोगैमी ही देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें
कि जो मेल गैमेट और ये सारी की सारी फिनोमिना एक ओव्यूल में किस तरीके से हो रही है, तो उसके पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो हम पहले बनाते हैं ओव्यूल का डायग्राम। ठीक है, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओव्यूल का डायग्राम आता है। ठीक है, तो ये है हमारे सामने ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल के अंदर आपको पता है क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल में प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर हमें एग सेल दिख रही हैं, सिनर्गिड सेल्स दिख रही हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाइज दिख रहे हैं, और इसके अलावा हमें एंटीपोडल सेल्स भी देखने को मिल रही है। अब हमें देखना है पोलन ट्यूब। देखो पोलन ट्यूब मोस्ट ऑफ केस में तो माइक्रोपाइल रीजन से ही एंट्री करते हैं, तो हम वहीं से ही इसकी एंट्री शो करेंगे। तो इस तरीके से पोलन ट्यूब आई और वो माइक्रोपाइल रीजन से होते हुए कहाँ एंटर कर रही है, एम्ब्रियो सैक में। और एम्ब्रियो सैक में उसकी एंट्री कहाँ से होती है बच्चों, एग एपरेटस रीजन में। और ये जो पोलन ट्यूब है अपने साथ क्या कैरी कर रही होती है, 2 तो मेल गैमेट और एक इसके टिप पे क्या बैठा होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये क्या है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, और प्लस क्या होते हैं, 2 मेल गैमेट्स हैं। ठीक है, अब पोलन ट्यूब जो है वो यहाँ पे एंटर करती है किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर। और ये जो डायग्राम है वो हमें किसका दिख रहा है, एम्ब्रियो सैक। अब आप क्या देखते हो यहाँ पे, इसके जस्ट बाद यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब जो है ब्रस्ट होएगी, एंटर करेगी पहले तो किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक में, एंड रिलीज करेगी किसको, 2 मेल गैमेट्स को। ठीक है, 2 मेल गैमेट्स को वो क्या करेगी, यहाँ पे रिलीज करेगी। तो जो डायग्राम हमारे सामने आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा। अब हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं पोलन ट्यूब का। तो ये हमारे सामने क्या है, ओव्यूल। ठीक है, तो ओव्यूल के डायग्राम को पहले हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। और अब हमारे सामने क्या है कि जो पोलन ट्यूब है वो बेसिकली कहाँ एंटर कर चुकी है, एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, और इस तरीके से हमने क्या बना दी, एम्ब्रियो सैक, और हम यहाँ से दिखा रहे हैं पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब अंदर आके ब्रस्ट हो जाती है, तो ब्रस्ट होती है तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, और अंदर काफ़ी सारे चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने क्या आते हैं, वो 2 मेल गैमेट्स को उसने अंदर क्या कर लिया, रिलीज कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, मेल गैमेट्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ये मेल गैमेट्स है वो एज ए, अगर हम स्पर्म कंसिडर करें तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें कि जो एम्ब्रियो सैक है, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर धीरे धीरे जो सिनर्गिड सेल्स होती हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो रही होती हैं। यहाँ पे ये भी सिनर्गिड सेल्स, और प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंटीपोडल सेल्स भी क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है, हमें नज़र आती है। ठीक है, अंदर जो है हमें दिखाई देता है बेसिकली 2 तो पोलर न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं, और एक वहाँ पे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, और वो किसकी होती है, वो हमें देखने को मिलती है एग की। ठीक है, तो एक हमने यहाँ क्या बना दिया, एग। तो ये तो क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, और एक क्या देखने को मिल रहा है, एग हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और बाकी की चीज़ें अगर आप यहाँ देखोगे तो दोनों ही केस के अंदर यहाँ पे एंटीपोडल सेल और सिनर्गिड सेल्स क्या हो रही हैं, डीजनरेट होते हुए हमें नज़र आती है। ठीक है, तो यहाँ हम दिखा सकते हैं कि ये जो एंटीपोडल सेल्स, यानी कि यहाँ पे एंटीपोडल एंड जो सिनर्गिड सेल्स जो होते हैं वो आर डीजनरेटिंग या डीजनरेटेड कर सकते हैं,
डीजेनरेटेड। ठीक है, एंटीपोडल और सिनर्गिड सेल दोनों ही क्या हो रही है यहाँ पे, डीजेनरेटेड हो रही है। नेक्स्ट जो हमारे सामने डायग्राम आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर हमारे सामने डीजेनरेटेड फिनोमिना के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही ये डीजेनरेट हो जाते हैं तो जो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे सामने जो ओव्यूल है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम बच गई। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम देखें ओव्यूल के अंदर हमारे सामने क्या क्या प्रेजेंट है, ये मान लीजिए ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर जो पोलन ट्यूब है वो इस तरीके से एंटर कर चुकी है। ठीक है, और ब्रेस्ट भी हो चुकी है और ब्रेस्ट होके उसने क्या रिलीज कर दिए, 2 मेल गैमीट। तो इसने क्या रिलीज किए यहाँ पे, 2 मेल गैमीट। अब बाकी चीज़ें एंटीपोडल और सिनर्गिड तो क्या हो चुकी हैं, डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पे एम्ब्रियो सैक में क्या क्या देखने को मिलेगा। एम्ब्रियो सैक में एक तो हमारे पास आएगा, 2 तो क्या आ रहे हैं छोटे छोटे, हम देख रहे हैं ये क्या है, पोलर न्यूक्लियस जो आपस में एक दूसरे के पास होकर फ्यूज़न की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन को परफॉर्म करना है। या फिर आप यूँ बोल सकते हो कि यहाँ पे बेसिकली सीधा यहाँ पे फ्यूज्ड फिनोमिना देखने को मिल रही है। किसकी, यानी कि जो 2 फ्यूज्ड मेल गैमीट, पोलर न्यूक्लियस, सॉरी पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे फ्यूज्ड होते नजर आ रहे हैं और वो क्या फॉर्म करते हैं, डिप्लॉयड या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और प्लस यहाँ पे और क्या देखने को मिल रहा है, इसके अलावा यहाँ हमें देखने को मिलता है एग, और ये हमने क्या बना दिया, एग। ये है N और ये है 2N। ठीक है, तो इस तरह की ये जो स्ट्रक्चर है हमें क्या देखने को मिल रही है एम्ब्रियो सैक में। और अब हमारे सामने यहाँ पे कौन सी फिनोमिना कंप्लीट होगी, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर मैं ओव्यूल के पर्सपेक्टिव में आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम फिर से क्या बना रहे हैं, ओव्यूल। ठीक है, तो ये हमने बनाया वापस से ओव्यूल। ठीक, ओव्यूल के अंदर हम देखते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन की जो फिनोमिना है वो किस तरीके से कंप्लीट होती है। तो ये ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर हम लोगों ने क्या बनाया, एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर ही तो ये सारी कहानी होनी है। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या हो रहा होता है, एक तो ये और एक हमारे पास मेल गैमीट, ये दोनों फ्यूजन करेंगे। ठीक है, दूसरा एक मेल गैमीट और एक हमारे सामने कौन आएगा यहाँ पे, एग, ये आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। अगर हम देखें यहाँ पे तो इन दोनों के बीच में जो फ्यूजन होता है इसको तो हम क्या बोलते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जिसको हम सिनगेमी बोलते हैं। ठीक है, वहीं अगर आप इन दोनों के बीच में देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगेमी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अब हमें डबल फर्टिलाइजेशन का जब रिजल्ट आता है तो ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं। यानी कि हम डायग्रामेटिकली देखें तो हमने पहले क्या किया है, पोलन ट्यूब को अंदर की तरफ लेके गए हैं माइक्रोपाइल से और एग एपरेटस के पास। फिर यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं दोनों मेल गैमेट और यहाँ पे एंटीपोडल और जो सिनर्गिड सेल्स क्या होगी, डीजनरेट होगी। यहाँ अगर हम देखते हैं कि एग और न्यूक्लियस और इधर पोलर फ्यूज्ड होते हैं, न्यूक्लियस और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन में ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी की फिनोमिना कंप्लीट होती है। तो ऐसे केस के अंदर अगर हम देखें कि अब जो एम्ब्रियो सैक है, यानी कि अब जो हमारे पास ओव्यूल का डायग्राम आएगा वो किस तरीके से आएगा, डबल फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट
हमारे सामने बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन के आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिनगेमी और डबल फर्टिलाइजेशन की फिनोमिना क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो फिनोमिना है जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर किस तरीके से देखने को मिलेगी, ये है एम्ब्रियो सैक आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, जो यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में हमारे सामने जो आ रहा है वो एक तो यहाँ पे बड़ा सा ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस बनता है 3N, जिसको आप ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस भी बोल सकते हो, ठीक है। और इस ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस को PEN के नाम से जानते हैं, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। और प्लस हमारे सामने और क्या आएगा इसके अलावा, और दूसरा एक बड़ा सा न्यूक्लियस और दिखेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, जायगोट, ठीक है, या फिर इसको ऊ स्पोर के नाम से भी जान सकते हो, और जिसकी प्लोइडी क्या होगी, डिप्लोइड होगी, यानी कि 2N, ठीक है। इस तरीके से ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर हमें दो चीजें देखने को मिल रही हैं, एक तो डिप्लॉयड जाइगोट और एक ट्रिप्लॉयड PEN, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग आगे का डेवलपमेंट जब देखते हैं, दैट इज रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद में हमारे सामने आएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट, क्योंकि अभी तो एक सिंगल सेल हमारे सामने फॉर्म हो रहे हैं। तो अब हम देखते हैं आगे की फिनोमेना, ये आपको अच्छे से क्लियर होगी 5 डायग्राम के थ्रू मैंने ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की है, जिसके अंदर आपने देखा है कि पॉलन ट्यूब 2 मेल गैमीट को लेके किस तरीके से माइक्रोपाइल और एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है, देन एम्ब्रियो सैक में एंटर करके मेल गैमीट को रिलीज करती है, तो एंटीपोडल सेल और जो सिनर्गिड सेल्स होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। देन जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में फ्यूज्ड होकर डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। देन डबल फर्टिलाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल फ्यूजन एंड सिनगेमी, ठीक है। इसके बाद हमारे सामने रिजल्ट जो आता है डबल फर्टिलाइजेशन का वो किस फॉर्म में रहता है, अगर आप रिजल्ट देखोगे तो एम्ब्रियो सैक के अंदर, यानी कि ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर, अगर हम ये डायग्राम कंप्लीट करें तो ये कुछ इस तरीके से हमारे सामने डायग्राम आएगा, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से हमारे सामने आ रही है, कार्पेल के अंदर ये सारी की सारी स्ट्रक्चर परफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें कि ओवरी है, ओवरी में क्या है, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर अभी हमें 2 सिंगल सेल स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, एक तो डिप्लॉयड और एक ट्रिप्लॉयड, राइट। अब आगे के जो इवेंट होंगे वो हमारे कौन से कहलाएंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट इवेंट कौन से हमारे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर देखो, पहले तो किसका डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है, यानी कि जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस वाली जो सेल बनी थी वो आगे डेवलप होगी किसके अंदर, एंडोस्पर्म में। उसके बाद में उस एंडोस्पर्म को यूटिलाइज करते हुए किसका डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट ऑफ, क्या बनेगा यहाँ पे, एम्ब्रियो, ठीक है। और एम्ब्रियो की बात है, एंजियोस्पर्म चल रहा है, तो हमें पता है एम्ब्रियो 2 टाइप के होंगे, एक तो डाइकोट एम्ब्रियो और एक मोनोकोट, ठीक है। फिर जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो ओवरऑल हमारे पास कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनेंगी, जैसे कि सीड का फॉर्मेशन होगा और फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। देन सीड आगे जर्मिनेट होके न्यू जो है
प्लांट का फॉर्मेशन करता है। तो ओवरऑल हमारे पास जो मेन स्ट्रक्चर तो किसकी रहेगी, एंडोस्पर्म की, एम्ब्रियो की, सीड की और फ्रूट्स की। क्योंकि सीड कितने टाइप के होते हैं और फ्रूट्स कितने टाइप के होते हैं ये आपने क्लास 11th के अंदर जब आपने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी प्लांट्स की, फ्लावरिंग प्लांट की, तो आपने देखा था सीड के टाइप भी देखे थे और फ्रूट्स के टाइप भी, जिसमें ट्रू फॉल्स, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स या फिर फ्लैशी फ्रूट्स, इस तरीके के काफ़ी सारे फ्रूट्स आप लोगों ने वैसे तो डिस्कशन किए, लेकिन फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे भी लेंगे क्योंकि सीड और फ्रूट्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यानी कि सीड का बनना, फ्रूट का बनना और एंडोस्पर्म का बनना, एम्ब्रियो का बनना, ये सारे के सारे हमारे किस में आते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीक्वेंस वाइज सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो पॉइंट है यानी कि फर्स्ट पॉइंट है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया था कि एंडोस्पर्म जो होते हैं वो न्यूट्रिटिव टिश्यूज होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि जो एंडोस्पर्म है वो कैसे बनते हैं। तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, मैं दोबारा से लिख देती हूँ यहाँ पे फुल फॉर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो डिवाइड करेगी, डिवाइड्स रिपीटेटिवली, ठीक है, एंड forms a triploid एंडोस्पर्म। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो एंडोस्पर्म है, ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म, हमने देखा कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल थी वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती है और वो क्या बनाती है, एंडोस्पर्म, ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। अब अगर फंक्शन पूछा जाए कि एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है, तो एंडोस्पर्म जो टिश्यूज होते हैं यानी कि जो ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म, जो ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, विच स्टोर फूड मटेरियल। किसको स्टोर करेंगे, फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। और ये फूड मटेरियल फिर आगे कौन यूज करता है, एम्ब्रियो। ठीक है, यानी कि जाइगोट इसको यूज करता है एंड देन दे आर कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो। तो हम बोल सकते हैं कि जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि अगर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है तो वो अपने आप ही प्रोसीड करेगा किसको, एम्ब्रियो डेवलपमेंट को, क्योंकि जो फूड है वो यूटिलाइज किया जाता है एम्ब्रियो ड्यूरिंग द अर्लियर डेवलपमेंट एंड देन एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन। तो जो ये फूड मटेरियल है इसको कौन यूज करता है, एम्ब्रियो यूज करता है। तो हम बोल सकते हैं कि इस फूड मटेरियल को इट इज utilized by the embryo। कब कब, पहला तो ड्यूरिंग द अर्लियर डेवलपमेंट। ठीक है, स्टार्टिंग में जब जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा होगा तब,
और दूसरा वो यूज करेगा आफ्टर at the time of सीड जर्मिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से इस फूड मटेरियल का यानी कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में और सीड जर्मिनेशन दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो फूड बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है? एंडोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, तो टाइप में हमारे पास 3 तरह के एंडोस्पर्म्स आते हैं। कितने तरह के? 3 टाइप के एंडोस्पर्म्स हमारे सामने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। पहले एंडोस्पर्म को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरा जो टाइप होता है उसको बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, और जो थर्ड होता है इसको बोला जाता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये 3 टाइप के बेसिकली क्या होते हैं? एंडोस्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। इन तीनों को हम पहले डायग्रामेटिकली देखते हैं, देन हम इसको ड्रॉ करके देखेंगे किस तरीके से फॉर्म होते हैं। देखो, आपकी जो एनसीईआरटी है उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो डायग्राम तो नहीं दिया है एंडोस्पर्म का, लेकिन वहाँ पे जो डेवलपमेंट दिखा रखा है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का है। हम यहाँ पे तीनों तरह के एंडोस्पर्म को पहले डायग्राम से क्लियर करते हैं। तो आप इस डायग्राम के अंदर देखोगे कि जो तीनों टाइप के जो एंडोस्पर्म है वो आपको देखने को मिलेगी। जो पहला हमारा पास जो एंडोस्पर्म था वो कौन सा था? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था। तो इस डायग्राम में आप देखोगे कि ये एक क्या है? एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक में यहाँ जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है वो क्या है? जाइगोट है। और ये जो आपको दिख रहा है वो PEN है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप देखोगे कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है उसमें क्या हुआ? डिवीजन हुआ। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर और PEN के अंदर। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो जाइगोट से फिर क्या डेवलप हो रहा है? एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। और यहाँ पे कंटिन्यूअसली जो डिवीजन हो रहे हैं किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारे, यानी कि आप देखोगे यहाँ पे मैनी न्यूक्लियस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली पहले न्यूक्लियस में डिवीजन होता है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे पहले क्या हो रहा है? कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा। ठीक है, जब काफी टाइम तक कैरियोकाइनेसिस हो जाता है देन आगे फिर इनकी कुछ सेल्स के अंदर, यहाँ अगर आप देखोगे स्पेसिफिक ये जो सेल्स है इनके अंदर क्या होने लग गया है? साइटोकाइनेसिस भी होने लग गया है। तो यहाँ पे आपको फ्री न्यूक्लियाइज भी देखने को मिल रहे हैं, प्लस यहाँ पे सेलुलर स्ट्रक्चर यानी कि सेलुलर एंडोस्पर्म्स भी देखने को मिल रहा है। और ये आपके पास क्या रहता है? यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है? एम्ब्रियो। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है उसके अंदर स्टार्टिंग में तो कौन सा होता है? कैरियोकाइनेसिस होता है। फिर कहाँ बाद में लास्ट में जाके क्या होता है? साइटोकाइनेसिस देखने को मिलता है। तो ये जो हमारा टाइप था वो कौन सा था? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब सेकेंड टाइप जो है वो क्या है? सेलुलर। सेलुलर के अंदर आप क्या देखोगे कि ये तो फिर से हमारे लिए क्या है? एज अ जाइगोट। और ये क्या है? PEN। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियस में भी डिवीजन हो रहा है प्लस सेल्स में भी डिवीजन हो रहा है। 2 सेल्स हमें देखने को मिल रही है, यानी कि ये तो आगे क्या बना रहे हैं? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे कैरियो एंड जो साइटोकाइनेसिस है वो एक साथ हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस भी बन रहे हैं प्लस यहाँ पे जो है सेल्स भी बन रही है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि बहुत सारी सेलुलर फॉर्म हमें एंडोस्पर्म में देखने को मिल रही है। ऐसे एंडोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं? सेलुलर एंडोस्पर्म बोला जाता है। राइट, तो ये जो एंडोस्पर्म है वो हमारा कौन सा है? सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड एंडोस्पर्म आता है वो होता है हेलोबियल, यानी कि जो थर्ड एंडोस्पर्म हम देखते हैं
वो कौन सा है, हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म में दोनों तरह की चीजें हो रही है, यानी कि हेलोबियल बोल सकते हैं कि एक मिक्सचर फॉर्म है किसका, न्यूक्लियर प्लस सेलुलर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारे पास क्या है, जाइगोट है, और यहाँ पे ये PEN है। यहाँ पे आप देखोगे कि जाइगोट किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम्ब्रियो के अंदर, और यहाँ पे जो PEN सेल है उसके अंदर अनइक्वल डिवीजन हुआ। अनइक्वल डिवीजन से एक तो आप देख रहे हो बड़ी सी सेल बन रही है, एक छोटी सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। जो चैलेजल पार्ट की तरफ जो चैम्बर बनता है उसके अंदर तो कंटिन्यूअसली, यानी कि इस पार्ट के अंदर तो साइटोकाइनेसिस प्लस कैरियोकाइनेसिस दोनों हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्म हो रही है वो सेलुलर, यानी कि सेल वॉल या सेलुलर फॉर्म हो रहा है एंडोस्पर्म। ठीक है, जो माइक्रोपाइल चैम्बर है वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, तो जिससे क्या बन रहे हैं, फ्री न्यूक्लियाई बन रहे हैं। तो हेलोबियल के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, हेलोबियल में आधे तो क्या देखने को मिल रहे हैं, न्यूक्लियर, और आधे कैसे देखने को मिल रहे हैं, सेलुलर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों तरह के हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, एंडोस्पर्म देखने को मिल रहे हैं, सेलुलर भी और न्यूक्लियर भी। तो इस तरीके से ये तीन टाइप जो है हमारे सामने आते हैं एंडोस्पर्म के, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म। अब हम इनकी जो थ्योरी है वो देखते हैं और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो देखें तो किस तरीके से होंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, वो कौन सा होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो जो फर्स्ट आता है हमारे पास वो कौन सा है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की अगर हम बात करें तो ये जो है इनकी दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज फाउंड इन डाइकोटिलिडोन्स। ठीक है, यानी कि मेनली जो डायकोट्स होते हैं उनके अंदर हमें इसी तरीके का न्यूक्लियस देखने को मिलता है। पहली चीज तो ये कि दिस टाइप ऑफ endosperm is found in dicotyledon। ठीक है, अब यहाँ पे जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है यही कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑल्सो प्रेजेंट इन कैप्सेला। तो ये हमारे लिए नीट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कैप्सेला के अंदर किस तरीके का एंडोस्पर्म है, तो आंसर आएगा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि सच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म develops by free nuclear divisions in PEC। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, इसके अंदर क्या हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन मतलब कैरियोकाइनेसिस, कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस की फिनोमिना हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड क्या है, एंडोस्पर्म है। ठीक है, तो ये किस तरीके का एंडोस्पर्म है, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। उसके बाद थोड़े टाइम बाद यानी कि लेटर ऑन साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होती है, साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। So that multicellular एंडोस्पर्म भी इसमें क्या होता है, फॉर्म होता है। एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड एट मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी आती है तब ये कैसे हो जाता है, एज ए मल्टी सेलुलर। ठीक है, एग्जाम्पल आपको यही एनसीईआरटी में मेंशन किया है। यहाँ पे जो कोकोनट है,
वो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल रहेगा कोकोनट। कोकोनट जो है उसका दो पार्ट हमें देखने को मिलता है। एक तो कोकोनट का जो ड्रिंकिंग पोर्शन है, ड्रिंकिंग पोर्शन का मतलब समझते हो आप, जो कि कोकोनट वाटर होता है। ड्रिंकिंग पोर्शन का मतलब होता है कोकोनट वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे कोकोनट वाटर जो होता है वो एक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। और कोकोनट का जो दूसरा पार्ट होता है वो कौन सा होता है, इडेबल पार्ट होता है, जो खाने लायक होता है, इडेबल पोर्शन, ठीक है। और जो कोकोनट का इडेबल पोर्शन होता है वो बेसिकली सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। तो कोकोनट के अंदर हमें अब क्वेश्चन आता है कि जो कोकोनट का ड्रिंकिंग पोर्शन है वो बेसिकली किस तरीके का एंडोस्पर्म है। देन आप बोलोगे कि वो एक ड्रिंकिंग पोर्शन जो है वो एक सेलुलर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और जो कि एडिबल पार्ट है वो सेलुलर एंडोस्पर्म कंसिडर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टाइप था एंडोस्पर्म का वो कौन सा था, सेलुलर, सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। तो सेलुलर एंडोस्पर्म की अगर हम बात करें तो हमारे सामने क्या आता है कि इस तरीके का जो एंडोस्पर्म है वो गैमोपेटली ग्रुप में प्रेजेंट होता है। पहली चीज तो फाउंड इन गैमोपेटली ग्रुप्स में ये देखने को मिलता है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ईच डिवीजन ऑफ PEN इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो इसके यानी कि ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो हर एक डिवीजन होगा, डिवीजन यहाँ लिख देती हूँ, ईच डिवीजन ऑफ PEC बेसिकली दोनों चीजें परफॉर्म करेगी, क्या, कैरियोकाइनेसिस भी यहाँ देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पे साथ के साथ ही क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्म होगा, जो पूरा का पूरा पोर्शन यानी कि इस तरीके के सो दैट दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म जो बनेगा ये रिमेन्स सेलुलर फ्रॉम द बिगनिंग। स्टार्टिंग से ही ये कैसा रहेगा, एज ए सेलुलर रहेगा, जबकि न्यूक्लियर के अंदर आपको पता है बिगनिंग में वो क्या था, न्यूक्लियर था, और बाद में जाके वो किस में कन्वर्ट होता है, सेलुलर में कन्वर्ट होता है। जबकि सेलुलर में आप क्या देखोगे एंडोस्पर्म में, यहाँ पे वो स्टार्टिंग में ही कैसा दिख रहा है आपको, सेलुलर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस दोनों एक साथ कंप्लीट हो रही है। जबकि न्यूक्लियर के अंदर पहले तो कंटिन्यूसली ही कैरियोकाइनेसिस होती है और फिर कहीं बाद में जाके उसमें साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होती है, देन वो मल्टी सेलुलर फॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड टाइप रहता है एंडोस्पर्म का वो रहता है हेलोबियल, हेलोबियल एंडोस्पर्म, ठीक है। हेलोबियल एंडोस्पर्म जो है वो हम मान के चलते हैं कि वो एक्चुअली मिक्सिंग बोले तो गलत नहीं होगा, इट इज़ द मिक्सिंग फॉर्म ऑफ सेलुलर एंड न्यूक्लियर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इस तरह के जो एंडोस्पर्म है उसका जब डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है, तो वहाँ पे जो फर्स्ट डिवीज़न है ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का, जो फर्स्ट डिवीज़न होता है PCN का, वो कैसा होगा, वो अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगी,
ठीक है। तो मतलब इसके अंदर एक पोर्शन तो बड़ा और एक पोर्शन क्या बनेगा, छोटा बनेगा। जो लार्ज पोर्शन होता है, ठीक है, उसमें तो कौन सा, न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर क्या देखने को मिलेगा, एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो दूसरा पोर्शन होगा, यानी कि यहाँ पे तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। और जो यहाँ पे अनइक्वल के अंदर जो लार्ज साइज होगा वो सेल का किस साइड में होगा, हम यहाँ पे देखें कि जो अनइक्वल डिवीजन होगा, सो अनइक्वल सेल्स फॉर्म होंगी। जो लार्ज सेल फॉर्म होगी, यानी कि लार्ज जो सेल होती है, लार्ज सेल टूवर्ड दी माइक्रोपाइल रीजन होती है, ठीक है। और जो स्मॉल सेल होगी, यानी कि जो स्मॉल पोर्शन बनता है, या स्मॉल सेल बोल सकते हो, पोर्शन नहीं तो आप सेल कंसिडर करो, जो स्मॉल सेल बनती है उसके अंदर, यानी कि यहाँ पे तो न्यूक्लियर और यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा, वो सेलुलर एंडोस्पर्म कैरी कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सेल, ये जो सेल होगी छोटे वाली, वो कहाँ की तरफ होगी, टूवर्ड्स दी टेलोमेर रीजन, ठीक है। तो वो एक किसकी तरफ होगी, माइक्रोपाइल रीजन की तरफ होगी, और एक कहाँ होगी, टेलोमेर, ठीक है। तो यहाँ पे जो लार्ज सेल है उसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो कैसा बनेगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और जो स्मॉल होगा वो कैसा बनेगा, मल्टी सेलुलर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैरियो और साइटोकाइनेसिस दोनों एक साथ हो रही है। तो दिस टाइप ऑफ जो एंडोस्पर्म है वो बेसिकली कहाँ मिलेंगे, ऑर्डर हेलोबियल्स के अंदर। हेलोबियल्स मतलब मोनोकोट्स के अंदर, यानी कि इस तरीके का जो हमें देखने को मिलेगा वो मोनोकोट्स के अंदर देखने को मिलेगा। और ये जो एंडोस्पर्म है, यानी कि जो हेलोबियल एंडोस्पर्म होता है, हेलोबियल जो एंडोस्पर्म होता है वो बेसिकली इंटरमीडिएट टाइप का एंडोस्पर्म होता है, इंटरमीडिएट टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि इंटरमीडिएट का फॉर्म एग्जांपल आएगा तो वो हमें मोनोकोट्स के अंदर देखने को मिलता है, कौन से ऑर्डर में, हेलोबियलीज, ठीक है। तो इस तरीके के हमें क्या देखने को मिलते हैं, एंडोस्पर्म्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एंडोस्पर्म से रिलेटेड कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एज ए एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को कंसिडर करने हैं। वो क्या है, इसके अंदर स्पेशल पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ एंजियोस्पर्म ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म एब्सेंट हो सकता है। दैट इज़ अ वेरी यूनिक थिंग कि एंडोस्पर्म इज एब्सेंट इन सम एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे जो जो रहेंगे वो है आर्किडेसी फैमिली जो है उसके अंदर, इसके अलावा पोडोस्टेमेसी एंड ट्रेपियसी, ये फैमिली है जिनके अंदर हमें जो एंडोस्पर्म है वो बेसिकली एब्सेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा मेज और टोमेटो जो होते हैं इनके पास मोज़ेक एंडोस्पर्म होते हैं इन विच पैचेस ऑफ डिफरेंट कलर्स आर प्रेजेंट, यानी कि इनके एंडोस्पर्म में डिफरेंट कलर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है वो ये कि स्टार्ची एंडोस्पर्म पूछा जाता है, स्टार्ची एंडोस्पर्म अगर की प्रेजेंस देखी जाए इज फाउंड इन कहाँ कहाँ, राइस में, व्हीट में एंड
मेज में, राइस, व्हीट और मेज, इनके अंदर स्टार्ची एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे जो फर्स्ट पोर्शन था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का, क्या जो हमने देखा एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से तीनों टाइप के एंडोस्पर्म्स देख सकते हो, न्यूक्लियर भी, सेलुलर भी और हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है, तो जो ये एंडोस्पर्म्स होते हैं वो बेसिकली न्यूट्रिटिव टिश्यूज हैं और काम क्या करेंगे, ये नरिशमेंट करते हैं एम्ब्रियो को और सीड जर्मिनेशन में, क्योंकि इनके बेसिस पे यानी कि एंडोस्पर्म की बेसिस पे हम सीड को भी डिवाइड करते हैं, क्योंकि कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनका एम्ब्रियो सारा का सारा एंडोस्पर्म यानी कि सारा का सारा खाना खा जाता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। ठीक है, तो ऐसे सीड जो बनेंगे जिनके पास सारा का सारा एंडोस्पर्म खत्म हो चुका होता है, तो ऐसे सीड को हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जो कि हम आगे जब सीड करेंगे तो उनके टाइप्स में देखेंगे। और कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो अपने एंडोस्पर्म को बचा के रखते हैं, यानी कि कुछ तो यूटिलाइज करते हैं जब वो डेवलपमेंट कर रहे होते हैं उस टाइम पे, लेकिन बाकी का जो एंडोस्पर्म वो यूटिलाइज करेंगे जब सीड का जर्मिनेशन करवाना होगा। ठीक है, तो ऐसे सीड जहाँ पे एंडोस्पर्म की प्रेजेंस होती है उनको एंडोस्पर्मिक सीड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने डेवलपमेंट देखा है एंडोस्पर्म का। डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। एंडोस्पर्म पे भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लस नीट के अंदर तो आता ही आता है, स्टार्ची एंडोस्पर्म पूछा गया है। इस तरीके से आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, तभी आगे का पोर्शन आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में भी मेनली डाइकोट एम्ब्रियो आपके एनसीईआरटी ने बहुत डिटेल में बता रखा है। ठीक है, तो डाइकोट एम्ब्रियो पे आपके जो हाई मार्क्स स्कोरिंग क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको ये फिनोमिना यानी कि पहले आपको एंडोस्पर्म बनाना होगा, देन कहीं हम आगे एंडोस्पर्म का यूटिलाइज करते हुए तो एम्ब्रियो बनेगा, तो वो फिनोमिना हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।